उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है उदारवाद के प्रमुख सिद्धांत। तो हम उदारवाद का अर्थ जान चुके और हम ये भी जान चुके कि उदारवाद का उद्भव कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में हुआ। आज हम उदारवाद के प्रकार जानेंगे और हम जानेंगे कि उदारवाद के मुख्य सिद्धांत क्या हैं। तो जहाँ तक उदारवाद के प्रकार का सवाल है, उदारवादी विचारधारा के पिछले 400 वर्ष के विकास के इतिहास को देखने से हमारे सामने दो प्रकार के मुख्य रूप सामने आते हैं। पहला नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद और दूसरा सकारात्मक उदारवाद या कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। अब देखिए, नकारात्मक उदारवाद को परंपरागत या ट्रेडिशनल लिबरलिज्म भी कहा जाता है और सकारात्मक उदारवाद को कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत कहा जाता है। नकारात्मक या परंपरागत उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये नकारात्मक उदारवाद सामंतशाही के खिलाफ राजनीतिक स्वतंत्रता, पोपशाही के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करता है। इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव माना गया है, जिसे नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। जहाँ तक सकारात्मक उदारवाद का सवाल है, तो सकारात्मक उदारवाद ने राज्य को एक आवश्यक बुराई न मानते हुए एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था के रूप में परिभाषित किया है। राज्य तथा स्वतंत्रता में विरोध नहीं देखा गया, बल्कि राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माणक तत्व माना गया। स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता तथा व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। समाज में परिवर्तन क्रांति के द्वारा नहीं, बल्कि क्रमिक विकास के द्वारा ही आ पाता है। सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन संसदीय प्रजातंत्र है, ये माना है। साथ ही राज्य को शक्ति पर अंकुश रहना चाहिए या अमर्यादित नहीं होना चाहिए। तो सकारात्मक उदारवाद ये भी मानता है कि पूंजीपतियों को राज्य नियंत्रित कर सकता है, उन पर टैक्स लगाया जा सकता है, कल्याण के कार्यों के लिए टैक्स को इकट्ठा करना चाहिए। तो सकारात्मक उदारवाद की ये मान्यता है। कुल मिलाकर उसका ये कहना है कि ये राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं मानता। ये मानता है कि राज्य होना तो चाहिए, लेकिन राज्यों को कैसे कार्य करने चाहिए, कल्याणकारी संस्था के रूप में कार्य करने चाहिए। ये भी मानता है कि राज्य तथा स्वतंत्रता में आपस में विरोध नहीं है। राज्य को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। ये मानता है कि स्वतंत्रता सकारात्मक है तथा इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ये भी मानता है कि राज्य समाज सुधारक तथा कल्याणकारी कार्यों द्वारा स्वतंत्रता और व्यक्तित्व के विकास में सहायक बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये राज्य की यूटिलिटी को मानता है, राज्य को एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन मानता है। ये भी मानता है कि राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था का नियंत्रण तथा नियोजन किया जाना चाहिए। इसकी ये मान्यता है कि सामाजिक परिवर्तन लाने का सर्वोत्तम साधन क्या है, संसदीय प्रजातंत्र है। तो राज्य की शक्ति पर अंकुश लगाने की बात भी ये कहता है और पूंजीपतियों को राज्य जो है नियंत्रित कर सकता है, ये भी मानता है। तो सकारात्मक उदारवाद जो है, न उदारवादी कुछ विचारक हैं, जैसे शुम्पीटर है, डहल है, चैपमैन है, जॉन रॉल्स है, मैकफर्सन है। इन सब ने उदारवाद को नई दिशा दी है और ये उदारवाद को आवश्यक मानते हुए उसके स्वरूप को नियंत्रित करते हैं। जहाँ तक उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों का सवाल है, तो उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध न किसी एक ग्रुप से है और न ही इसकी सर्वमान्य व्यक्ति विशेषता से है। यह तो युग युग तक अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का परिणाम है। युग और परिस्थिति के अनुसार यह विचारधारा परिवर्तित भी हुई है। जैसे प्रारंभिक उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था, जो आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण को अधिक महत्व देता है। उदारवाद के अगर मुख्य सिद्धांतों को देखे जाएं, तो ये मुख्य सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहली बात सार्वजनिक कल्याण, दूसरा नागरिक स्वतंत्रता, तीसरा मानवीय विवेक में विश्वास और इसके अलावा कुछ और सिद्धांत भी हैं, जैसे लोकतंत्र में विश्वास, राज्य का उचित हस्तक्षेप, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना। तो जहाँ तक सार्वजनिक कल्याण का सवाल है, उदारवाद सार्वजनिक कल्याण की भावना से उत्प्रोत है।
या औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों से मानव मात्र का हित चाहकर सब जन सुखाय और सब जन हिताय की भावना को बलवती करता है। यह पूंजीवाद का शत्रु नहीं है, बल्कि समस्त व्यक्तियों और संपूर्ण समाज का भला चाहता है। जहाँ तक नागरिक स्वतंत्रता का सवाल है, तो उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल पोषक है। यह नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने की बात करता है। यह निश्चित विधान और विधि व्यवस्था चाहता है ताकि स्वेच्छाचारी शासन का अंत हो। उदारवाद मानवीय विवेक में भी विश्वास करता है। ये बुद्धि और विवेक का समर्थक है। देखो, विवेक अधिकार चाहता है, तो उदारवाद भी चाहता है कि जो है मानव के अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास करता है। आधुनिक उदारवाद अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतंत्र को उत्कृष्ट शासन प्रणाली मानता है। लोकतंत्र में शासकों को आसानी से बदला जा सकता है और लोकतंत्र जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है, इसलिए उदारवाद का लोकतंत्र में विश्वास है। उदारवाद राज्य का उचित हस्तक्षेप भी चाहता है। आधुनिक उदारवाद राज्य के उचित हस्तक्षेप का विरोधी नहीं है। लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की भावना से राज्यों द्वारा पूंजीपतियों और शोषणकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। राज्य द्वारा मजदूरों के हित के लिए उचित विधियों का निर्माण किया जा सकता है। उदारवाद कल्याणकारी राज्य की भी व्यवस्था करता है। आधुनिक उदारवाद के समर्थक लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न श्रमिकों के शक्तिशाली वर्ग ने अपनी आर्थिक और सामाजिक परिणामों में सुधार की बात की है, उसकी जोरदार मांग की है। दूसरी ओर मार्क्सवाद पूंजीवादी देशों के श्रमिकों को हिंसक क्रांति करने की प्रेरणा देता है। इस परिस्थिति को सुलझाने के लिए ही 20वीं शताब्दी के विचारकों ने ये राज्य के इस स्वरूप का प्रतिपादन किया। अब उदारवाद द्वारा राज्य के सकारात्मक राज्य के स्वरूप को स्वीकार किया गया और इस प्रकार से मध्यम दुर्बल वर्ग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की योजना को राज्य के द्वारा लागू किया जाए, ऐसा नियत किया गया। उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श है, क्योंकि उदारवाद के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को धार्मिक बंधनों में नहीं जकड़ा जा सकता। उदारवाद नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं का भी में विश्वास करता है, उसका मिश्रण है। वो कहता है कि इंसान की नैतिक और भौतिक आवश्यकताएं होती है और राज्य को कोशिश करनी चाहिए तो उसकी पूर्ति हो। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना में भी उदारवाद का विश्वास है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के सभी देशों को पारस्परिक सहयोग के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों से स्पष्ट है कि उदारवाद व्यक्तिगत गरिमा और स्वतंत्रता का समर्थन करता है। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करता है। ये लोक कल्याण और लोकतंत्र के सार तत्वों को शामिल करता है। ये कहता है कि इंसान में विवेक होता है, बुद्धि होती है और विवेक अधिकारों की मांग करता है। ये मानव के अधिकारों की बात करने के साथ कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। ये पूंजीपतियों पर प्रतिबंध लगाता है कि वो लोगों के हित में काम कर सके। ये राज्य को इस बात की जिम्मेदारी देता है कि वह व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आर्थिक कल्याण की भी बात कहे और सामाजिक समता की भी स्थापना करे। तो कुल मिलाकर मनुष्य के राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता तीनों ही के सम्मिश्रण की बात करता है उदारवाद। और उदारवाद के दो रूप हैं, जहाँ नकारात्मक उदारवाद राज्य की सीमित भूमिका की बात करता है, वहीं सकारात्मक राज्य की विस्तृत और व्यापक भूमिका की बात करता है। सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य की भूमिका न केवल विस्तृत होनी चाहिए बल्कि सकारात्मक भी होनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो राज्य मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। और हस्तक्षेप करने के साथ साथ उदारवाद देखिए शिक्षा के अधिकारों की भी बात करता है। उदारवाद ये नहीं कहता कि केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार हो, बल्कि वो एक आर्थिक विकास का मार्ग भी देता है। वो बताता है कि व्यक्ति जो है कैसे अपना बेस्ट दे पाए, अपना श्रेष्ठ दे पाए। आर्थिक गतिविधियों में भी राज्य का इस प्रकार से हस्तक्षेप हो कि धनी और निर्धन के बीच में कोई बड़ी खाई न हो। मध्यम मार्ग की बात करता है, मध्यम समन्वय की बात करता है। और वो ये भी बात करता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए सारी उपयोगी परिस्थितियों को देने के लिए राज्य
जो कुछ कर सकता है वो करे। अगर राज्य को इसके लिए खुद व्यक्ति के कल्याण के लिए उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप भी करना पड़ता है तो उसको भी उदारवाद उचित मानता है। तो इस प्रकार हमने इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों को जाना। अब तक हम उदारवाद के उदय के परिस्थितियों को देख चुके हैं, उदारवाद क्या है उसे देख चुके हैं, उदारवाद से संबंधित जो मुख्य बिंदु आते हैं उसको देख चुके हैं। आज हमने उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों को जाना। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और जब हम मिलेंगे तो उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।